हेलो स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज अपने जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले अपने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने इसको देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट को इसको देखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अपने जो लेविस कंसेप्ट कर रहे हैं उस कंसेप्ट के बेस पर बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज़ है, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में अपने कह सकते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन two atoms, number of bonds between two atoms in a molecule, ठीक है। किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसे अपने क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, जैसे अपने हाइड्रोजन के अंदर बात करें, एग्जांपल इसके देखें तो हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पर H और H के बीच में जो बॉन्ड है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, 1 है। एट मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर अपने को देखने को मिलेगा 1 देखने को मिलेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन के अंदर बात करें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड ऑर्डर कितना देखने को मिल रहा है, अपने को 2 देखने को मिल रहा है। इसी तरह से N2 में बात करें तो नाइट्रोजन, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड ऑर्डर अपने को कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, एक्चुअल में कोई भी दो एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसी बॉन्ड को अपने क्या बोलते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किसी भी दो एटम के बीच के बॉन्ड को ही अपने क्या बोला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट अपने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस किया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट। ठीक है, और इसके अंदर कुछ एक एग्जांपल से अपने डिस्कस किया कि किस तरह से अपने बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद में ये जो छोटा सा टॉपिक था इसको अपने कंप्लीट किया और इजी सा टॉपिक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने, वो है हमारा रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेजोनेंस। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब चैप्टर किया था तो उसके अंदर आपने रेजोनेटिक इफेक्ट के बारे में देखा था कि रेजोनेटिक इफेक्ट, या जिसको अपने मेसोमेरिक इफेक्ट बोला था, रेजोनेटिक इफेक्ट प्लस आर माइनस आर के बेस पर। तो वहाँ आपने रेजोनेंस को डिटेल में नहीं देखा था, तो यहाँ रेजोनेंस की डिटेल स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में जो रेजोनेंस है वो क्या होता है, किस तरह से रेजोनेंट को फाइंड किया जाता है, या रेजोनेंस बनता कैसे है। तो रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या, तो अपने जो लेविस कंसेप्ट के बेस पर चलें और लेविस कंसेप्ट के बेस पर अपने ओजोन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाएं। तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर अगर अपने डिस्कस करें तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल हो गया। अब ओजोन में क्या है कि ऑक्सीजन एटम पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसके जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, अपने को 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट की बात करता हूँ। जैसे सबसे पहले इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया यहाँ पर, और इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट अपने पास जो ये ऑक्सीजन है ये इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये तो इक्वल शेयरिंग है। देखो यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो शेयरिंग हो रही है वो इक्वल शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर जो शेयरिंग है वो अनइक्वल टाइप की है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से भी हो सकती थी। इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें तो इसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए अपने तो यहाँ पर ठीक है, तो इसमें देखिए कि इक्वल शेयरिंग एक बार अपने इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसकी इक्वल शेयरिंग स्टार्ट करते हैं।
ये इक्वल शेयरिंग, और यहाँ पर अपने क्या कर देते हैं, अनइक्वल शेयरिंग कर देते हैं। इसका मतलब जो ओजोन है उस ओजोन की दो स्ट्रक्चर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर अपने ऐसे बनाते हैं, तो इस तरफ इक्वल शेयरिंग है और इसके पास ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें देखें कि जो बॉन्ड है उसमें इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही, ये ऑक्सीजन डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो डोनर टू एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनी, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बनेगी। और ये यहाँ पर डोनर है और ये क्या, एक्सेप्टर, तो डोनर टू एक्सेप्टर। इसका मतलब ओजोन के एक मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको दो टाइप की देखने को मिलती है। मींस आप किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को किसी एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अब ओजोन की दोनों में से स्ट्रक्चर कौन सी है उसको आप नहीं बता सकते ना, कि दोनों तरह की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये भी नहीं है कि अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर रॉन्ग है और दूसरी राइट है, या दूसरी रॉन्ग है फर्स्ट राइट है, ये नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर इसकी सही है, ठीक है। तो इसको अपने जो ये बनी है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को जब अपने एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपने क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर अपने पास बनती है इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। रेजोनेंस के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है तो इनको बोला जाता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इन्हें नाम दिया जाता है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। और रेजोनेंस को हमेशा अपने बताया हुआ है कि डबल एरो से शो किया जाता है। रेजोनेंस को किस तरह से शो किया जा रहा है, डबल एरो से, ठीक है। और इन दोनों का जो अपने एक हाइब्रिड भी बना सकते हैं। आप हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं, देखो ये ओजोन है, सिंगल बॉन्ड तो दोनों में बने हैं ना, सिंगल बॉन्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के अंदर है। लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो एक बार इस ऑक्सीजन पर है और दूसरी बार इस ऑक्सीजन पर है। तो इस डबल बॉन्ड को मैंने इस तरह से शो कर देता हूं, यहां पर देखो डॉटेड लाइन से। डबल बॉन्ड को कैसे शो कर दिया, डॉटेड लाइन से शो कर दिया। तो इसको अपने क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इसको नाम दे दिया जाता है। तो ये जो बना है इसको क्या बोल दिया जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो बनता है उसे अपने क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड को देखो यहाँ पर 3 जो लाइंस है, इन 3 लाइन से शो किया जाता है। तो ये तो क्या, रेजोनेंस को शो कैसे किया जाता है, ठीक है। बात सेकंड ये भी आ गई कि रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अपने कहते हैं कोई भी जो मॉलिक्यूल है, बेसिकली कई बार जो कोवलेंट बॉन्ड जो अपने बना रहे हैं किसी भी दो एटम के बीच का, ठीक है, या जो लेविस स्ट्रक्चर अपने बना रहे हैं, तो कुछ केसेस में ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से उसके पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल को अपने जो एक्सप्लेन करने में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी करैक्टरिस्टिक्स को एक सिंगल स्ट्रक्चर से अपने उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर उसके अपने को बनानी पड़ती है, ठीक है। तो मोर देन वन जब लेविस स्ट्रक्चर अपने यहाँ पर जब बनाते हैं, दैट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पर उन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर ओजोन में एक ऑक्सीजन, यहाँ एक तरफ तो डबल बॉन्ड आ रहा है और एक तरफ क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब इनकी अगर बॉन्ड लेंथ अगर देखी जाए तो दोनों की क्या आनी चाहिए थी, अलग अलग आनी चाहिए थी, ठीक है। दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए थी अपने पास, अलग अलग। जैसे डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से, एक बार एरो अपने, ये तो अपने डोनर टू एक्सेप्टर को शो करने के लिए दिखाया जाता है। तो देखो एक तरफ डबल है, एक तरफ सिंगल है, एक तरफ डबल है और एक तरफ सिंगल है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि इसका मतलब इस तरफ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, इस तरफ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब अपने यहाँ पर एक इसमें एक चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में क्या रखनी है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है 3 चीज़ों के अंदर, किस किस में, बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड एनर्जी के अंदर। अपने कहते हैं अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये देखने को अपने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें, इसका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर
2 है और ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है डबल बॉन्ड है। सिंपल सी बात करें तो डबल बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब ये मॉलिक्यूल को अगर मैं बनाना चाहूँ तो अगर इस टाइप का अपने को बनना चाहिए कि जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच की, दोनों एटम के बीच की, वो कम होनी चाहिए और ये वाली जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या ये इस टाइप का होना चाहिए था। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी ना। आपने कहा है कि जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका बनना चाहिए था। लेकिन जब इसकी बॉन्ड लेंथ देखी गई, ओजोन की जो बॉन्ड लेंथ देखी गई, 2 ऑक्सीजन बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, तो वो बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है, वो इक्वल आती है। और वो कितनी आती है, जब इसको एक्सप्लेन किया गया तो वो कहता है 128 पिकोमीटर आती है। कितनी आती है, 128 पिकोमीटर। तो दोनों तरफ की जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, 128 पिकोमीटर आ रही है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर चेंज है, एक का 2 है और एक का क्या है 1 है, लेकिन फिर भी दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आ रही है, 128 पिकोमीटर आ रही है। इसका मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर न करके अपने ये स्ट्रक्चर कह सकते हैं। देखो दोनों में सिंगल बॉन्ड तो इक्वल है, लेकिन दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ अपने देखते हैं, यहाँ पर भी 128 पिकोमीटर देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी अपने को 128 पिकोमीटर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि अगर यहाँ पर कंप्लीट डबल बॉन्ड अगर आ जाता है, ठीक, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो कंप्लीट है ही, तो अगर कंप्लीट डबल बॉन्ड आ जाता है दैट मीन्स इन 2 ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको कम मिलनी चाहिए, किसके कंपेयर टू, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच का। ठीक है, क्योंकि आपने बताया कि यहां पर रिलेशन दिया है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से अगर अपने बात करता हूं तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और भी कम होती है। इसे अपने एक्सप्लेन किया जा सकता है कार्बन के बेस पर। अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। और कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन अगर आता है, मतलब कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर हो जाती है। और कार्बन के बीच में अगर अपने ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर हो जाती है। तो देखो यहाँ पर अपने को सीधा पता चल रहा है कि अगर अपने बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाया जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। ये रिलेशन है किसमें, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के अंदर। तो वो कहता है कि यहाँ पर अगर दोनों के अंदर बॉन्ड ऑर्डर अगर अलग आ रहा था, अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अगर अलग है, इसका मतलब ये होना चाहिए था कि दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए थी, अलग अलग होनी चाहिए थी। अपने इस ऑक्सीजन को नंबर दे सकते हैं, जैसे इस ऑक्सीजन को नंबर दे दिया मैंने 1, इसको 2 और इसको 3। तो मैंने कहता हूँ 1 और 2 ऑक्सीजन या 2 और 3 ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए थी, अनइक्वल टाइप की होनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रैक्टिकल से इसकी जो बॉन्ड लेंथ देखी गई तो बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, 128 पिकोमीटर आ रही है। अब 128 पिकोमीटर जो न तो सिंगल बॉन्ड की होती है और न ही वो डबल बॉन्ड की होती है। मतलब सिंगल बॉन्ड से तो वो बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, और डबल बॉन्ड से वो बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कंप्लीट डबल बॉन्ड किसी भी 2 ऑक्सीजन के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो कंप्लीट डबल बॉन्ड है वो किसी भी 2 ऑक्सीजन के बीच में नहीं आ रहा है, वो पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है, जिसके वजह से जिसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से तो वो कह रहा है कम हो रही है, लेकिन डबल बॉन्ड से वो बॉन्ड लेंथ अपने को क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका रीजन इसने बताया कि यहां पर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है, मतलब आपने कहा था, मैंने आपको कहा कि फर्स्ट बॉन्ड को क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट बॉन्ड है, जो कंप्लीट बॉन्ड शो किया गया वो तो सिग्मा है, और दूसरा बॉन्ड कौन सा है, पाई। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो किन्हीं 2 एटम के बीच में फिक्स नहीं रह रहा, उसका क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज रेजोनेंस। तो समझ में आ गया रेजोनेंस क्या चीज होती है। ठीक है, अब यहां पर रेजोनेंस की अपनी डेफिनेशन और कुछ एक इसके अपने प्रिंसिपल देखेंगे कि कैसे अपने पता चलता है, कुछ इसके रूल्स देखेंगे कि जो रेजोनेंस को शो करता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस की जो डेफिनेशन दी है वो कहता है, फिनोमेना एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म
none of which can explain all the properties of the molecule, the actual structure of the molecule is called resonance hybrid। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल की जो सारी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की जो बात अगर अपने कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से अपने एक्सप्लेन नहीं कर सके तो उसके लिए क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, तो अपने कहा है कि अपने यहाँ पर ये कह रहे हैं द फिनोमिना एज ए रिजल्ट विच मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म नन ऑफ विच कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल की जो सारी प्रॉपर्टीज है उसको अपने एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसलिए जो उसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको अपने क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या चीज़ है, रेजोनेंस क्या है, तो अपने कहा जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का या जो पाई बॉन्ड है उसका जो लोकेशन में जो चेंज करते हैं वन बिटवीन टू एटम टू अनदर टू एटम इज कॉल्ड क्या कहा जाता है, इसे अपने रेजोनेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन कौन कौन सी अपने फेवरेबल जो कंडीशन है वो जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने बनाई जाती है तो उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए अपने फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी ली जाती है, तो उन कंडीशन को डिस्कस यहाँ पर करेंगे अपने। तो यहाँ पर अपने डिफरेंट टाइप के जो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी रहती है उन फेवरेबल कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है रेजोनेंस बनाने के लिए, अपने कहा था रेजोनेंट द डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम पोजीशन ऑफ द एटम, कि जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर इसने कहा है कि मस्ट हैव द सेम पोजीशन ऑफ द एटम, कि एटम की सेम पोजीशन पर वो रहनी चाहिए, उसकी पोजीशन में चेंज अपने को नहीं लाना है। सेकंड का है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी, जैसे मैंने ओजोन की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपको हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने देखा था कि ओजोन के जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको नंबर में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज या डिफरेंस आ जाता है तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होती है, या वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। थर्ड इसमें जो कंडीशन है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर ए मॉलिक्यूल मस्ट हैव नियरली द सेम एनर्जी, कि जो कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी, ओजोन की जो दो डिफरेंट अपने कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर बनाई है उन दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो मस्ट हैव सेम रहनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए, उनके अंदर भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है इन ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द लाइक चार्जेस शुड नॉट बी प्लेस्ड वन द एडजेसेंट एटम, की जो कह रहा है कि जो चार्ज है कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर है उनका जो चार्ज है शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द एडजेसेंट एटम, की जो उसको एडजेसेंट एटम पर अपने प्लेस्ड नहीं करेंगे जो चार्ज है उसको अपने। तो ये जो रेजोनेंस की अपने फेवरेबल कंडीशन है, इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही अपने रेजोनेंस को शो किया जा सकता है कि रेजोनेंस को किस तरह से यहाँ पर अपने बनाया जा सकता है। ठीक है, तो रेजोनेंस बनाने के लिए अपने यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से अपने डिस्कस करते हैं कि अपने किस तरह से रेजोनेंस को शो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशन करने के बाद में अपने रेजोनेंस कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं, CO2 मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस देखते हैं। और रेजोनेंस बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन है आपको उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर आप उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो आप उसका रेजोनेंस नहीं बना सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर अपने रेजोनेंस देखा जाए तो इसके पहले हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ पर देखें कि इसका जो रेजोनेंस कैसे शो करेंगे अपने, तो रेजोनेंस शो करने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर अपने क्या लिया जाता है, डबल साइडेड एरो को यूज़ में लिया जाता है, डबल साइडेड एरो यूज़ में लिया। अब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन का एक बार ट्रांसफर आपने यहाँ कर देते हैं तो इसके ऊपर जब पाई इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो देखिए कि ऑक्सीजन पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 2 पेयर थे, अब कितने हो गए, 3। यहाँ पर जो बॉन्ड कौन सा बन गया अपने पास, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर अपने इसमें बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कौन सा बना दिया अपने, सिंगल बॉन्ड। तो आपने कहा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपने यहाँ शो किया। तो जैसे एक पूरा पाई बॉन्ड जब ट्रांसफर होता है तो पाई बॉन्ड के ट्रांसफर से क्या हो जाता है, पूरा एक पेयर ट्रांसफर हो जाता है, जिस वजह से इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर कार्बन
और यहाँ पर जो सेकंड बात करें कि ये जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक तरफ अपने को डबल बॉन्ड देखने को मिला, सिंगल बॉन्ड, और एक तरफ ट्रिपल, और यहाँ पर जो चार्ज था वो चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 4 6 8, तो यहाँ पर भी देख सकते हो 6 और 2 8। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या जो नंबर ऑफ बॉन्ड है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, 1 2 3 4, तो 1 और 3 4। इसी तरह से इसका जो रेजोनेंस जो हो सकता है, अपने ये भी इसकी रेजोनेंस बना सकते हैं। इसको रिवर्स अगर बना दिया जाता, जैसे अपने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते, जैसे यहाँ पर अपने ट्रांसफ़र किया था ना, तो इस ट्रांसफ़र को अपने ऐसे भी तो शो कर सकते थे ना कि ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होता और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये भी तो हो सकता था। अगर ये चीज़ अगर अपने को यहाँ पर देखने को मिलती तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता और यहाँ इसके बीच में क्या आ जाता, अपने पास सिंगल बॉन्ड आ जाता। तो इस पर चार्ज कौन सा हो जाता, नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, जिसको अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसी तरह से अपने कार्बन मोनोऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड को देखा जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रेजोनेटिंग इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, देखो इसकी कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का तो इक्वल कंट्रीब्यूशन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें रेजोनेंस देखें, रेजोनेंस कैसे होगा। आपने देखिए किसका ट्रांसफ़र करना है, किसका, इस पाई इलेक्ट्रॉन का। तो हमने ट्रांसफ़र कैसे किया, देखो एक बार ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांसफ़र अपने यहाँ शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ शो करेंगे तो देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इस पर देखिए पहले 2 पेयर तो पहले से प्रेजेंट थे और 1 पेयर और ट्रांसफर हो गया, तो कितने पेयर्स हो गए टोटल, 3 पेयर्स इसके बीच में देखने को मिले अपने को। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ जाएगा, तो इसके ऊपर अपने को 2, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज अपने को क्या देखने को मिला, नेगेटिव चार्ज देखने को मिला। इसी तरह से अपने यहाँ पर जो ऑक्सीजन के बीच के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन अगर अपने देखते हैं सेकंड इसकी अगर बनाए, तो अपने कहते हैं कि ये जो पाइप इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर अगर हो जाए तो यहाँ ट्रांसफर होंगे। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा था, इसको नहीं देखना अपने, इसको मेन स्ट्रक्चर को ही देखना है। तो डबल बॉन्ड तो पहले ही था और एक पाई बॉन्ड का और ट्रांसफर हो गया, तो क्या हो गया, ट्रिपल। अब ऑक्सीजन पर यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना था, 2 था, एक पेयर इसके ऊपर यहाँ पर बचेगा। और कार्बन के ऊपर कितने पेयर थे अपने पास, पहले से जो मौजूद पेयर थे वो कार्बन पर कितने पेयर मौजूद थे अपने पास, 2 पेयर मौजूद थे इसके ऊपर, ये चीज थी इसके अंदर। ठीक है, तो इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव और यहाँ चार्ज अपने को क्या देखने को मिला, जो अपने ऑक्सीजन ने इसके पेयर को ट्रांसफर किया है, तो सॉरी ऑक्सीजन ने जो ट्रांसफर करेगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में अपने रेजोनेंस को शो किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने डिस्कस करते हैं इसमें। अब N2O की फॉर्मेशन देखें, N2O कैसे बना है पहले इसको डिस्कस करते हैं अपने। देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चीज़ है ना यहाँ पर। तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस नाइट्रोजन की होगी। सेकंड जो नाइट्रोजन है, जो मिड में अपने नाइट्रोजन लिया है, इसके पास में भी अपने को कितने देखने को मिलते हैं, 5, और ये हो गए 2 इसके। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, तो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, जैसे मैंने इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया, देखो इस तरफ से ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, तो 5 और 3 8, ये इसके 8 कंप्लीट हो गए। इसी तरह से ये जो मिड वाला जो नाइट्रोजन है वो भी इसके 2 कर लेता है, तो 5 और 3 8। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये चीज़ हुई ना। अब इसके पास तो क्या रह गया, देखो 1 अनपेयर्ड रह गया, मिड वाले नाइट्रोजन के पास कोई अनपेयर्ड है नहीं, और यहाँ पर ये अनइक्वल शेयरिंग होगी, मीन्स डोनर टू एक्सेप्टर। तो डोनर टू एक्सेप्टर यहाँ पर बनेगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाता है अपने पास, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो अपने 6 बोल सकते हैं इसको,
ठीक है, तो ये चीज अपने को देखने को मिली। अगर मैं यहां पर अपने डोनर टू एक्सेप्टर इसको इस तरह से शो किया जाएगा, डोनर टू एक्सेप्टर, तो ये N2O की स्ट्रक्चर है। देखो N ट्रिपल बॉन्ड N डोनर टू एक्सेप्टर O, यहां पर इसके पास सिंगल पेयर है और यहां इसके पास 3 पेयर है। तो जैसे ही हम देखो डोनर टू एक्सेप्टर को अपने किस से शो किया जाता है, एरो से शो करते हैं। अगर इस एरो को हटाता हूं, इस एरो को मैंने यहां से रिमूव कर दिया, सिंपल फॉर्म में लिखा, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन तो डोनर है, तो डोनर पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन क्या एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर भी अपने इसकी बना सकते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर होगी। अब क्या करते हैं कि ये इसका अपने को रेजोनेंस करना है। रेजोनेंस क्या हो सकता है, देखो इसका अपने ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर, और इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर। तो अपने पास देखो क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, और यहां पर देखो क्या आ रहा था, पहले सिंगल बॉन्ड था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O अपने पास यहां पर बन गया। अब इस नाइट्रोजन के पास पहले से देखो 1 पेयर तो इसके पास पहले से प्रेजेंट था, एक पेयर और ट्रांसफर हो गया ना, एक पेयर ट्रांसफर। और यहां पर देखें इस ऑक्सीजन के पास 3 पेयर थे, लेकिन एक पेयर इसने यहां पर ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास कितने पेयर बचे, 2 पेयर ही अपने पास यहां पर बचे। अब देखो यहां पर इस नाइट्रोजन ने गेन किए हैं, तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और यहां पर चार्ज है वो कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज अपने को देखने को मिलता है। तो ये इसकी क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। समझ में आ गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई है अपने इसकी, ठीक है। तो ये इसकी अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये रेजोनेंस के थ्रू अपने को ये अपनी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। अब नेक्स्ट और भी तो हो सकता है इसमें रेजोनेंस, और क्या हो सकता है, अभी देखो इस नाइट्रोजन के पास अभी भी पेयर और है, तो ये क्या करें कि इसका और ट्रांसफर यहाँ पर कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ये और ले लेता है, तो और रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस में देखो नाइट्रोजन के पास अब कितने आ जाएंगे, इसके पास 3 पेयर आ जाएंगे, बॉन्ड सिंगल बन जाएगा N, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के पास कितना बचेगा, 1 पेयर ही अपने पास यहाँ बचेगा। तो इसका मतलब अब ये जो दोनों ऑक्सीजन पर भी देख पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पहले -1 था, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 2, तो ये N2O की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अपने को कार्बोनेट की अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी है कि कार्बोनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे है, तो सबसे पहले अपने को कार्बोनेट की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अपने पता है कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये पहले से अपने बना रखी है, इसलिए मैं दोबारा इसको बनाकर नहीं दिखा रहा आपको, कार्बोनेट की अपने पहले से बना रखा है। तो ये कार्बोनेट की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कार्बोनेट की स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर पर अपने को चार्ज जो देखने को मिलता है वो चार्ज कितना आता है, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बनाए, रेजोनेंस कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, यहां पर पाई बॉन्ड को अपने ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं कि यहां पर तो अपने सिंगल कर दिया, सिंगल हो गया, यहां पर डबल कर दिया, और ये सिंगल ही बचा हुआ है अपने पास, ठीक है, और इस पर भी चार्ज कितना है अपने पास, -2। एक इसका और हो सकता है कि अभी जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने, तो यहां ट्रांसफर कर दिया, और यहां इन दोनों के बीच में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर होगी, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी इसकी, किसकी होगी, कार्बोनेट की। तो कार्बोनेट की 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ये रेजोनेंस को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अपने बेंजीन की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी। बेंजीन का जो रेजोनेंस था वो किस तरह से शो किया था, तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी CH CH CH, ये बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन ये था, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, और इसमें कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड यहां, एक यहां और एक यहां। अब इसका रेजोनेंस शो करना है, तो CH अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज लाता हूं, डबल बॉन्ड को यहां लगा देता हूं मैं, तो ये बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो बेंजीन का अपने रेजोनेंस किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एक मॉलिक्यूल्स की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है, वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं,
उनको मैं देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे किस तरह से इसका रेजोनेंस बनाया जा सकता है। हमको जो रेजोनेंस बनाना है वो SO2 का रेजोनेंस बनाना है, SO3 का रेजोनेंस बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड का रेजोनेंस बनाना है। इसके अलावा अपने जो सल्फेट आयन है उस सल्फेट आयन का भी अपने रेजोनेंस बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने नाइट्रिक एसिड का HNO3 का, ये आप इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो जब ये बना लेंगे दैट मीन्स आपको रेजोनेंस है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है।